अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, कहते हैं कि जो मुक्का आपको लड़ाई के बाद याद आए वो अपने ही मुंह पर बार लेना चाहिए। 10 मई को पाकिस्तान से तारीखी इबरतनाक शर्मनाक शिकस्त से लगने वाले जख्म भारत भूलेगा नहीं, ये जख्म भरेंगे। 6-0 भारत की कौमी चिड़ बन चुकी है। अब मोदी जी खसियानी बिल्ली की तरह इस शिकस्त की अजियत कभी जलसों में बड़के मारकर कम करने की कोशिश करते हैं और कभी खेल के मैदान में सियासी गन डालकर अपनी कमजोरी का इजहार करते हैं। क्रिकेट जैसे जेंटलमैन खेल में भी भारत ने न सिर्फ सियासत की बल्कि घटिया सियासत की। दुनिया का मानना है कि खेलों और बच्चों को सियासत से दूर रखना चाहिए। भारत ने दूर क्या रखना था, खेल पर सियासत करने लगे। एशिया कप में पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने से शुरू होने वाला तनाज़ा एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तानी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी न लेने तक पहुंच गया। दुनिया ने देखा कि मोहसिन नकवी एशिया कप जीतने वाली भारतीय टीम को ट्रॉफी देने के लिए मैदान में मौजूद हैं और भारतीय टीम आने को तैयार नहीं। मोहसिन नकवी साहब ने भी खूब स्टैंड लिया और ट्रॉफी भारतीय टीम को भिजवाने के बजाय एसीसी के दफ्तर भिजवा दी। दुनिया भर में भारत की इस हरकत पर कड़ी तनकीद तो हो रही है। खुद भारत में भी मोदी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़े हो चुके हैं। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने सवाल किया है कि क्या मोदी को खारिजा पॉलिसी और सिफारतकारी को कोई समझ है? अगर मैच खेलना है तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था। अगर वो ऐसा करते तो जाहिर है ये ट्रॉफी जो है ये आईसीसी के ऑफिस में वापस नहीं जा रही होती। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है कि खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। मोदी जी की नफरत अंगेज सियासत क्रिकेट को नाज़रीन गंदा कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने मुतालबा किया है कि बीसीसीआई को हुकूमत की गुलामी नहीं करनी चाहिए, इससे आज़ाद होना चाहिए। साबिक जज और इंडियन सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे मार्कंडे ने इसे पागलपन करार दिया। उनका कहना है कि खेल में ये सियासत सारी वोट बैंक की सियासत है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पीसीबी पर भी अब खुलकर बात होनी चाहिए। हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं, ज़रा सा दबाव पड़ता है टीम के जो गिट्टे गोडे हैं वो हिलने लग जाते हैं। कल के मैच में शानदार आगाज़ के बाद टीम को जाने क्या हुआ। 100 रन पर एक खिलाड़ी भी आउट नहीं था और अगले 40 रन पर पूरी टीम वापस पवेलियन लौट चुकी थी। अब पूछना हक बजाने तो है कि वो सर्जरी क्यों नहीं हुई जिसका ऐलान पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप में किया था। कल के मैच में जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम एकदम से सांप सीढ़ी के खेल की तरह बुलंदी से सरक कर नीचे आई, वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं। ये क्लब क्रिकेट हो सकती है, कौमी क्रिकेट नहीं। इस सारी सूरत हाल पर हम आज 7 बजे के पैनल के पास चलते हैं और जानना चाहेंगे कि भारत की सियासी क्रिकेट क्या क्या गुल खिलाएगी और पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी क्यों एक अरसे से मुरझाई हुई दिखाई देती है। गुलदस्ते में फूल मुरझा गए हैं तो क्या नए फूलों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए? ये सवालात हम रखेंगे जी। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है अली फुरकान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमारे साथ वीडियो लिंक पर हैं जुल्फ़कार राहत साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, इम्तियाज़ फ़रहान साहब। तीनों साहिबान सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। इम्तियाज़ फ़रहान साहब तो हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं जी, कराची स्टेशन के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ मोहम्मद नौशाद अली साहब, मुझे ये बताइएगा नौशाद साहब, जो कल हुआ, जो हमारी टीम ने खेल खेला, जो उनकी टीम ने खेला, उस पर तो यकीनन हम आज के शो में बात कर रहे होंगे। लेकिन पहले ये जो मोदी जी ने ट्वीट किया है जिसमें भारतीय टीम की जो जीत है उसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने की कोई कोशिश की है उन्होंने, तो आपको नहीं लगता कि इसके बाद कोई रीज़न नहीं रह जाता है कि हम इसे मोदी की सियासी शुबदाबाजी न कह सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक मुल्क का वजीर आज़म जो जंग हार चुका हो और उसको अमरीकी सदर हर दूसरे दिन जो है वो ये बात उनको बावर कराते हों, उनकी अपोजिशन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी तरीके से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई जलसा जुलूस हो, चाहे पार्लिमान हो, ये एहसास उन्हें दिलाते हों तो वो डूबते को तिनके का सहारा होता है। उन्हें ऐसे लगा कि जैसे खेल के मैदान में एक मैच अगर भारतीय टीम जीत गई है तो शायद वो 6-0, बल्कि अब तो वजीर आज़म साहब ने 7 कह दिए हैं, वो 7-0 का जो स्कोर है वो बराबर कर सकते हैं। तो मोहसिन नकवी ने उसके ऊपर ट्वीट करके ये कहा है कि कोई जो मैच है या मैच किसी किस्म का कोई टूर्नामेंट जो है वो जंग के बराबर नहीं हुआ करता। लेकिन ये अब उनकी मजबूरी है। मोदी साहब के पास यही तिनके शायद रह जाएंगे, इन्हीं के सहारे वो बिहार के इंतखाबात जीतना चाहते हैं। ये आपने वोट बैंक की सियासत की बात की थी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। उनके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। वो मजबूर हैं इस बात के ऊपर कि फर्ज कीजिए मैच, अभी तो वो थाईलैंड में हमारे बॉक्सर ने जो मैच हरवाया है जिसमें उसने 6-0 का इशारा भी किया था, अगर वहां भी कोई ऐसी बात होती तो मोदी साहब जो है वो उन साहब को भी जो है ना वो उसका भी क्रेडिट ले रहे होते और उसको जंग
जीतने से जो है वो कर रहे होते, तशबीह उसके दे रहे बराबर होते। करार देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास चॉइस नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है आपको पता है, ये ट्रॉफी क्यों नहीं ली इंडियन टीम ने? इंडियन टीम ये ट्रॉफी ले लेती तो भारत जाने योग्य ना रहती। ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि हिंदुत्व वहां इस हद तक सर चढ़कर बोल रही है कि जब वो टूर्नामेंट खेलने आए थे तो उनके प्रेशर ही में उन्होंने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानी टीम के साथ, क्योंकि उनको पता है यहां हाथ मिला लिया तो ये ना हो कि कहीं हम भारत में हमारा दाखिला हो तो हमारे हाथ तोड़ दिए जाए। इसी तरह से अगर मोहसिन नकवी साहब से जो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, चूंकि वो पाकिस्तानी हैं, श्रीलंकन होते तो उन्हें शायद कोई मसला ना पेश आता, कोई और किसी मुल्क से होते, अफगानिस्तान से होते तो बाखुशी ले लेते, लेकिन चूंकि पाकिस्तान से हैं इसलिए उन्हें डर है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने, मेरी नजदीक भारतीय क्रिकेट टीम ने ठीक किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जानें बचाई हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता एयरपोर्ट से निकल के अपने घरों तक जाना, जो वहां पर जिस किस्म के सेंटिमेंट्स हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, या जिस किस्म की हम वहां पर ताने जनी हम देखते हैं बीजेपी या हिंदुत्व की तरफ से, जो वहां पे हिंदुत्व जो आरएसएस है वो जो कुछ जिस तरह के नारे लगाती है, उनको ये फिक्र थी, उनको ये मसला था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये काम कर बैठे और बाद में। आप देखिए पाकिस्तानी सहाफी के सवाल के जवाब में, आपके न्यूज़ वन के शायद रिपोर्टर थे, उन्होंने सवाल किया तो उनकी हालत ये थी, वो पूछ रहे थे कि मैं इसका जवाब दूं, जो अदरवाइज सब तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे भारतीय कप्तान जो थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कह रहे थे क्या इनका सवालों का जवाब दूं, और एक साइड पे कह रहे हैं मुझे सवाल समझ नहीं आया, दूसरी साइड पे कह रहे हैं 4 सवाल कर दिए आपने। सवाल उन्हें समझ आए थे, उनके पास जवाब देने कोई जवाब था नहीं, क्योंकि वो जो कुछ ठीक है। अब ये जो हिंदू इंतहा पसंदी है, नौशाद साहब आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, जो हिंदू इंतहा पसंदी है ये अब खेल में भी हमें दिखाई दे रही है हिंदुस्तान की जानिब से, और सिर्फ हमें दिखाई नहीं दे रही है बल्कि पूरी दुनिया इसको देख रही है। मुख्तसरन मैं चाहूँगी नौशाद साहब कि कुछ पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर भी बात कर लेते हैं, कुछ अपने गिरेबान में भी जिसको कहा जाता है कि हम झांक लेते हैं कि हमने क्या किया। एक वक्त पर आकर इतना सन्नाटा हो गया था इंडियंस सपोर्टर्स की जानिब से, ग्राउंड के अंदर लग रहा था कि मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में और पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, फिर जीती हुई बाजी हमने हार दी। नौशाद साहब देखिए कोई 3 या 4 मौके ऐसे थे जब ये हमने जीती बाजी जो है वो हारी है। पहली जो मामला था वो उस वक्त हुआ जब हमारी ऊपर चले विकेटें गिरना शुरू हुई, 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट के बावजूद इसके कि हमें बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था। ये वो स्टार्ट था जिसके बाद आपको 200 से ज्यादा स्कोर करना चाहिए था। ये मेरी राय है, मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरी ये शायद ख्वाहिश कह लीजिए कि ये उसको देखने के बाद जब मैं मैच देख रहा था तो 100 स्कोर के बाद मुझे ये लग रहा था कि हम 200 से ज्यादा स्कोर करने की पोजीशन में होंगे। ये वो नए फूल हैं आसमा, बेसिकली ये जो नए फूल होते हैं ना, इनका एक मसला ये होता है कि इस गुलदस्ते के अंदर अगर पुराने फूल ना हो तो ये नए फूल जो है ना ये बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास वो तजर्बा नहीं होता जो विकेट पे खड़े होने का होता है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह का भी है, ये जो टीम बैलेंसिंग होती है, जो अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें या दुनिया की बेस्ट टीमों को देखें, वहां 1-2 खिलाड़ी आते हैं, 1-2 खिलाड़ी रिटायर होते हैं, नए 2 खिलाड़ी आते हैं, उससे आपका एक बैलेंस कायम रहता है। जब आप बहुत बड़ी तादाद में लोगों को निकालें या लाएं, चेंज नहीं की जाती, और आप ये समझते हैं कि बेसिक तो रीजन है उससे फिर प्रॉब्लम आता है जो इस वक्त इनएक्सपीरियंस टीम होने की वजह से वो विकेट पे खड़ी है। तो फिर उसके बाद आपने जब हम बॉलिंग कर रहे थे तब भी आप देख रहे थे कि आपसे कैच छूटा, आपके विकेट कीपर ने आउट नहीं कर पाए। तो इस तरह के बहुत से 2-3 मोड़ और भी आए जिसमें पाकिस्तानी टीम के हाथ से मैच आया हुआ फिर निकल गया। बिल्कुल ऐसे हुआ। इवन जब हम बॉलिंग कर रहे थे, बॉलिंग के वक्त भी बाद में जहां पर हमें एकदम से फैसला लेना चाहिए था, हम स्पिनर को लाना चाहिए था, उस वक्त हम पता नहीं किस सोच में थे कि हम हारिस रऊफ से वो ओवर जो है वो नहीं ले सके, किसी और प्लेयर को नहीं दे सके। तो कहीं ना कहीं फैसला साजी जो है अभी भी हमारी वो वीक, क्या वो कहें कि है ही नहीं हमारे अंदर ये सलाहियत। मैं आपकी तरफ आऊँगी अली फुरकान साहब, ये आपको लगता है कि आईसीसी और ख़ास तौर पर इंग्लिश और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको अब क्रिकेट में इस सियासत पर चुप नहीं रहना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि क्रिकेट को सियासत से बचाने के लिए नई पॉलिसियों की ज़रूरत है, और ये नई पॉलिसियां हम देख रहे होंगे उस रवैये के बाद जो भारतीय टीम की जानिब से कल अपनाया गया?
मुझे नहीं लगता जी कि ऐसी कोई तवक्को आप रख सकते हैं आईसीसी से या बाकी जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं कि वो अपनी जो कवायद हैं पुराने, अगर वो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे, जो कि राइज हैं दहाइयों से जिनके ऊपर जो है वो तमाम का इत्तफाक पाया जाता है और जिनकी कई दहाइयों तक जो है तमाम क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी अमलदारी करते रहे हैं, उनके ऊपर अगर अमल दरामद नहीं हो पा रहा उन राइज कवायद पे, तो आप नए कवायद की बात जो है वो करना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में ये अब समझ लेना चाहिए कि भारत ने जिस तरीके से अपनी पाकिस्तान की मुखासमत, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक उनका नुक्ता नज़र है और वो जो दुश्मनी है, वो जिस तरीके से उन्होंने सरहदों से लेके अपने सफारती महाज और हर सतह पे उन्होंने लेके गए हैं, सियासत से लेके अब वो खेल के मैदान में ले गए हैं, तो पाकिस्तान को इसके अंदर मेरे ख्याल में अपने आप को अब हर सतह पे तैयार करना चाहिए कि वो हर सतह पे जिस तरीके से सफारती महाज पे पाकिस्तान जो है वो उनकी मुकाबला कर रहा है, सरहदों पे उनका मुकाबला कर रहा है, सियासी तौर पे कर रहा है, मीडिया के मैदान में चाहे वो डिसइंफो लैब हो, उनकी प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, उनके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम आलमी इदारों में, उसका मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरीके से खेल में भी भारत की सियासत का मुकाबला जो है वो हमें करना होगा, हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा बेहतर और एक बड़ा वाज़ेह किस्म का जो है वो एक पैगाम है पाकिस्तान को, और उसके ऊपर ये सवाल अलबत्ता अपनी जगह मौजूद है कि क्या पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल में बेहतर तरीके से डील किया, क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली ठीक थी, क्या मोहसिन नकवी को जाना चाहिए था इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जबकि ये मालूम था कि वो हाथ नहीं मिला रहे हैं, वो मना कर चुके हैं कि ट्रॉफी भी नहीं लेंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर मेरे ख्याल में ये बहस और बातचीत होनी चाहिए और ये जायजा लेते हुए हमें अपनी मुस्तकबिल की हिकमत अमली को बनाना होगा। ठीक है, मुस्तकबिल की हिकमत अमली की बात हो रही है, हम तो अपने आखिरी ओवर की हिकमत अमली जो है वो नहीं वो कर पाते। हम सिर्फ इसलिए कि कोई एक शख्स नाराज ना हो जाए पूरी कौम को नाराज कर बैठते हैं। हारिस रऊफ को क्यों नहीं हटाया गया जब पता था कि भाई वो इतना महंगा एक ओवर दे चुके हैं, और ये जो लास्ट 2 ओवर्स हैं ये तो बहुत ही, आप यकीन करें कि एक कदम के साथ लोगों के दिल धड़क रहे थे जब हम पाकिस्तानियों की, इवन इंडियंस की भी बात करते हैं। तो फिर हारिस रऊफ को क्यों नहीं हटाया गया जब वो तनहा जो है 50 रन दे चुके थे? मैं अलीफ आपसे पूछ रही हूँ जी। मेरे ख्याल में यकीनन ये एक बड़ा सवाल है और इसके ऊपर जो है वो बात हो रही है, तमाम सतह के ऊपर बातचीत हो रही है। यकीनन फैसला साजी का फुकदान है इस वक्त, और मैनेजमेंट के अंदर के जो मसाइल हैं वो हमें रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं टीम के अंदर भी। तो मसाइल सिर्फ ग्राउंड के अंदर नहीं है, ग्राउंड से बाहर भी हैं, हमें जो दिखाई दे रहा है तवात्तुर के साथ एक ही तरह की गलतियां करना, एक ही तरह के गलत फैसले लेना, ये मेरे ख्याल में ये हमें बताता है कि फैसला साजी खासी जो है उसमें फुकदान दिखाई देता है और उसकी कमी दिखाई देती है। और बाहर के मसाइल जो हैं वो हमें ख़त्म करने होंगे बोर्ड के, मैनेजमेंट के, तो ही हम जो है वो मैदान के अंदर बेहतर जो है वो फैसला साजी ले। ठीक हो गया जुल्फ़कार राज साहब, हमारे बच्चे जिन स्कूल्स में जाते हैं, व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, वो घर में अपने बच्चों को बताते होंगे, स्कूल में आजकल हम सबके बच्चों को ये सिखाया जा रहा होता है कि लाइफ में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो डिसीजन मेकिंग है, कि कब आपको कौन सा फैसला करना है और फिर कब उस पर डट कर खड़े रहना है। तो ये जब चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जा रही हैं, तो जब किसी को क्रिकेट की कप्तानी सौंप दी जाती है, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन सौंप दी जाती हैं, तो फिर उनको ये क्यों नहीं बताया जाता कि कब आपने क्या फैसला लेना है। कल सबको पता है कि जी हमारे पास आगा अली की सूरत में, सलमान अली आगा की सूरत में ऑफ स्पिनर मौजूद हैं, हमारे पास शाहीन शाह आफरीदी मौजूद थे, फिर क्या ऐसी मजबूरी बन गई थी कि हम इनको हटा नहीं सके हारिस रऊफ को। सब लोग इस बात को समझ रहे थे। बीच में हमने देखा कि एक ब्रेक भी आया, उस ब्रेक में कुछ मैसेजिंग जो है हमारे कोच ने हमारे प्लेयर्स तक पहुंचाने की कोशिश की, कुछ इंडियन कोचेज़ ने पहुंचाने की कोशिश की। एक तो सर इस पर ज़रूर फरमाइएगा, और दूसरा ये जो भारत ने किया है जिसको असल में हम डिस्कस कर रहे हैं आज सारे मामले को, इस पर आपको लगता है कि भारतीय टीम के खिलाफ कोई एक्शन होगा? क्योंकि खेल में तो आप नहीं अलाउ कर सकते ना सियासत को। सर आसमा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये हमारा मैनेजमेंट जो मसला है ये डे 1 से इश्यू रहा है। हमारा किसी भी क्रिकेट का जो कैप्टन होता है, कप्तान होता है, वो बुनियादी तौर पे बहुत अच्छा अगर क्रिकेटर ना भी हो, बहुत अच्छा बॉलर या बहुत अच्छा बैट्समैन ना भी हो, तो उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल अगर होती है तो वो टीम को जितवा सकता है। और माजी के अंदर आप पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री देख लें, जब भी पाकिस्तान की टीम जीती है या दुनिया की कोई टीम जीती है तो वहां पे उनका जो कप्तान है वो अच्छा मैनेजर उसने अपने आप को साबित किया, यानी वो अच्छा नहीं भी खेला तभी टीम को उसने जितवाया है। बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसी पे इक्तफा करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड हमेशा सियासत का शिकार रहा है। हमारी सिलेक्शन
हमेशा सियासत की शिकार रही है, पसंद नापसंद हमारी जान नहीं छोड़ रही। जी। और जिस अंदाज में हम अपने बच्चों को एडजस्ट करते हैं और सिफारशी चिट जो चलती है वो जान नहीं छोड़ रही है। और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि इंडिया के खिलाफ जब भी हम मैदान में उतरते हैं, पता नहीं क्या इशू है, हमारे लोग दबाव में खेलते हैं और इतने दबाव में खेलते हैं कि आप जिस तरह आप कह रहे थे कि 100 तक तो इतना अच्छा टेक ऑफ आपने किया, इतना जी जबरदस्त जी आपने जी बैटिंग जी। की और आगे तो सारी टीम देर हो गई और उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन दी नहीं जा सकती। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो डिसीजन होते हैं ये बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर होते हैं। इंडिया और दुनिया की सारी क्रिकेट टीमें बहुत पहले से फैसला करके अपनी टीमें बना के उनको प्रोफेशनली ट्रेंड करके सारी चीजें करके बैठे होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इसको बहुत देर तक इन फैसलों को बिल्कुल पेंडिंग रखते हैं और आखिरी वक्त में हम चीजें चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडियन जो खिलाड़ी हैं वो प्रोफेशनली, आपने देखा कि पहली 3 विकेट उनकी भी चंद रन के ऊपर चली गई और उसके बाद उनके लोग खड़े हुए और वो मैच जीत गए। तो प्रेशर के अंदर बेसिकली खेलना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो ये बेसिकली उन्होंने मैसेज दिया कि भाई प्रेशर के अंदर हम खेल सकते हैं और हम लोग प्रेशर के अंदर हमारी जो हालत होती है वो आप भी बता चुके और अली फरसान साहब भी बात कर चुके। अब अगर इसके इंडिया के दूसरे पहलू के ऊपर अगर आ जाएं जी जी। तो देखिए, पाकिस्तान के लिए तो हमेशा ही अल्लाह के फजल से केसेस के अंदर से एक अपॉर्चुनिटी निकलती है। अभी भी इंडिया ने जो हरकत की पूरी दुनिया उन पर लान तान कर रही है और इंडिया अगर ये हरकत ना करता तो आज क्या हो रहा होता, उनकी कारकर्दगी की बात हो रही होती और हमारी जो क्रिकेट की टीम की जो भी सूरत हाल है, गैर परफॉर्मेंस है, वो डिस्कस हो रही होती। तो अब क्या डिस्कस हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर ये डिस्कस हो रहा है कि इंडिया ने बड़ी ज्यादती की, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने कप नहीं दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। तो इंडिया के अंदर से इवन आवाजें उठ रही हैं कि ठीक है जी, उन्होंने सिर्फ ये ज्यादती तनकीद किया और जो है स्पोर्ट्स वो पीरियड का जवाब नहीं दिया और क्रिकेट पीछे रह गई है। बिल्कुल। और डिस्कस क्या हो रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे दोस्त जो है मीडिया मैनेजर भी वो खुश हो रहे होंगे कि शुक्र है जान छुट्टी यार, साढ़े को लोग को पूछ ही नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है कि इससे बात करना इससे भी ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तानी जो बगले बजा रहे हैं ना कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया और पीसीबी के लोग बयान दे रहे हैं, उनको अपने गिरबान में ज्यादा झांकना चाहिए कि हमारी आपकी हालत क्या है, हमारी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है जी। इम्तियाज फरहान साहब, अब आपको लगता है कि हालत तो सबके सामने है, परफॉर्मेंस तो सबके सामने है, कुछ तब्दीली हम देख रहे होंगे जिसकी बड़े अरसे से डिमांड की जा रही है क्रिकेट लवर्स की तरफ से, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, और कल तो बस समझिए कि बस ही हो गया जिसको कहा जाता है कि इनफ इज़ इनफ। अब आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें तब्दील होनी चाहिए ऊपर से नीचे खिलाड़ियों तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, देखिए तब्दीली की तो आपको याद है, हम गुज़िश्ता एक बार जब पहली मरतबा मैच आ रहे थे इस एशिया ये वाला जो सीजन था उसके अंदर, तो जब से हम ये बात कर रहे हैं कि तब्दीली आनी चाहिए और तब्दीली सबसे टॉप की बात कर रहे हैं। अब तो अस खुद हमारे जो मोहसिन साहब हैं उनको तो अस खुद एक मेहरबानी करनी चाहिए, रज़ाकाराना तौर पर ये काम करना चाहिए। लेकिन देखिए हम बहुत मुख्तलिफ बातें करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बात की कि जनाब हारिस रऊफ की भी बात कर रहे हैं, तो हारिस रऊफ को तो हम निशाना जरूर बना रहे हैं, लेकिन हमारी जो बैटिंग लाइन बिल्कुल जो नाकाम गई जी, उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए कि पूरी बैटिंग लाइन जो है वो नाकाम गई थी। 103 जो 2 खिलाड़ियों ने बनाए, बाकी ने मिलकर 30-40 ही रन वो किए सारे। लेकिन कराची में सर बॉलिंग में भी हम तो नाकाम, फील्डिंग में भी हम नाकाम, कैचेस हम छोड़ रहे हैं, रन आउट हम नहीं कर पा रहे। बिल्कुल क्लियर हमारे पास मार्जिन था, चांसेस थे, लेकिन हमने गंवा दिए। लेकिन ये काम इस टीम के साथ ही सिर्फ नहीं है आसमा, तो माजी में बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है, उन्होंने भी ऐसी मौकों पे हमें धोखे दिए हैं। उसकी वजह यह है कि एक है पीसीबी, एक है आईसीसी और एक है इंटरनेशनल गैम्बलर्स जो सट्टेबाजी करते हैं। क्योंकि कराची के 2 बहुत बड़े नाम जो अब दुनिया में नहीं है, उनके साथ हम बहुत उठते बैठते थे, यहाँ पर भी, दुबई में भी। सडनली यानी आधा घंटे के नोटिस के ऊपर वो बता देते थे कि अब ये होगा। एक बड़ी पॉपुलर शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर की, उसके अंदर किसी का बाप गैम्बलर है,
किसी के भाई किसी का गैम्बलर है, कोई खुद गैम्बलर है, इसको भी हमें नोट करना पड़ेगा। हमारे इदारे उनकी एक्टिविटी को सिर्फ होटल तक मॉनिटर करते हैं, होटल के बाहर भी देखें, जो ग्राउंड के अंदर जो लोग आके उनसे मिलते हैं, जो ड्रेसिंग रूम में उनके साथ जाकर मिलते हैं, उस वक्त क्या हो रहा है। अभी भी देखें ना, बहुत सारी चीजें ये सामने आ रही हैं कि हमारा कैप्टन और हमारे कुछ लोग उस वक्त गए वहां पर भारतीय ड्रेसिंग रूम में क्या करने के लिए गए थे, वहां पे लोग बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए कि इब्तदाई तौर पर हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। और इस वक्त अगर सट्टेबाजी की बात करेंगे, इंटरनेशनल सट्टेबाजी की, तो पाकिस्तान उसमें मोस्ट फेवरेट हो गया था और बहुत सारी बेहतर चीजें जा रही थी। अचानक यानी कि 1 घंटे या 40-45 मिनट के बाद क्या तब्दीलियां आना शुरू हुई हैं, इसके ऊपर हमारे इदारों को बात करनी चाहिए। हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि पीसीबी और आईसीसी के अलावा भी फैसला कुन लोग होते हैं कि पता चला कि पाकिस्तान जीतेगा तो 1 रुपए मिलेगा और अगर हारोगे तो आपको 5 रुपए मिलेंगे, तो हारने को तरजीह देते हैं। ये मैं ब्लेम गेमिंग नहीं करना चाह रहा अपनी टीम के साथ ना कुछ, लेकिन ऐसा आसमा होता है, लेकिन ऐसा होता रहा भी है। बहुत सारे हमारे खिलाड़ी इसमें मुलव्वस पाए जाते रहे हैं। लेकिन चले खैर, अभी मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, आपने खुद वजह फरमाया कि हमें किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अभी तो जो हमारे पास खिलाड़ी हैं, बहुत सौ को देखकर तो लगता है कि वो उन पर क्या कोई सट्टा लगाएगा या क्या कोई जुआ लगाएगा, उनको तो खेलना ही नहीं आता ना। उनकी परफॉर्मेंस देख लें, कैचेस हाथ में आए हुए कैचेस किस तरह से वो छोड़ रहे हैं। बहरहाल जी, एक ब्रेक मेरे ख्याल में ले लेते हैं। टीम में शामिल करवाने के लिए सट्टा लगता है, उनको टीम में शामिल करवाने के लिए सट्टा लगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा तहकीकात होनी चाहिए और उसके बाद फिर उस पर एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन ये हो नहीं पाता बदकिस्मती से। हमारी तरफ बस यही होता है कि हम मैचेस जो हैं वो हार रहे होते हैं, और इस तरह के इंपॉर्टेंट मैचेस और इस तरह के जीते हुए मैचेस हम हार रहे होते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ बात करेंगे हमारे वज़ीर आज़म के दौरे बरतानिया की, जिसके हवाले से एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है। क्या कहा गया है इस कॉन्फ्रेंस में, खासतौर पर इस दौरे की क्या डिटेल्स सामने आई हैं, आपसे शेयर करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कुछ जिक्र करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के कामयाब और भरपूर दौरे के बाद बरतानिया पहुंचने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जिन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वाशिंगटन में सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात बहुत ही खुशगवार रही है। गुज़श्ता माह से अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम आया है। हमने तिजारत और सरमायाकारी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पर बातचीत की है। माइंस एंड मिनरल समेत दीगर शोबाजात में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म के मुताबिक सदर ट्रंप ने इक़्तिसादी तिजारती शोबों में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है, लेकिन यहाँ कुछ खदशात भी हैं। क्या खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के दिफाई असर नफूस से इस यकीन दहानी कोई खतरा तो लाहिक नहीं है? फिर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वज़ीर आज़म की कामयाब साइडलाइन मुलाकातें क्या भारत के लिए चैलेंज हो सकती हैं? भारत का सिफारती सतह पर मजीद अलग थलग होना पाकिस्तान के लिए क्या इम्कानात लिए हुए है? सिफारती मेज़ पर रखी इस शतरंज और चालों को हमारा पैनल किस तरह से देखता है? क्या ये सिफारती कामयाबियाँ हमारी मईशत के लिए कोई अच्छा शगुन भी होंगी, जो बहरहाल दबाव में है? अली फुरकान, वज़ीर आज़म अपने तवील गैर मुल्की दौरे को कामयाब करार दे रहे हैं। आपको लगता है कि सफारती ये जो मरकज़ियत है, इसके असरात मईशत और तिजारत तक पहुँचते दिखाई देंगे? ये इसमें वक्त लगेगा, जैसे हमेशा आवाम से कहा जाता है कि जी अभी इंतज़ार करें, आप तक समरात आने में वक्त है अभी? तो मेरे ख्याल में इस दौरे को यकीनी तौर पे आप कामयाब जो है वो कह सकते हैं। आप देखिए कि जो खदशात अगर जिनका आपने ज़िक्र किया, सऊदी अरब के हवाले से जो हमारी अमन डील हुई है, एक दिफाई मुआहिदा, उसको लेके आप देखिए कि किसी मुल्क ने उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान को बड़ा खुश आमदीद कहा गया, बड़ा वार्मली वेलकम किया गया। प्रेसिडेंट ट्रंप से 2 मुलाकातें होना, पहले इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं बड़े मुल्क, उनके साथ, और फिर वाइट हाउस में उनकी मेज़बानी करना इस चीज़ का, और उसमें किसी किस्म की कोई ऐसा इंडिकेशन, कोई ऐसा तासुर नहीं दिया गया। तो एक तो ये कि मगरिब में उस चीज़ को मेरे ख्याल में हज़म कर लिया है, ख़ासतौर पर अमरीका ने, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान की इस वक्त जो अहमियत, उसमें शायद इस किस्म की नाराज़गी मगरिब और अमेरिका मोल नहीं ले सकते। दूसरा, दौरे में सिर्फ अमेरिका की हद तक नहीं, बल्कि आप देखिए कि इस्लामी दुनिया के साथ भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की जो मुलाकातें, बल्कि उसके बढ़ के इस खित्ते के हवाले से जो मुलाकातें हुई, ख़ास तौर पे वो बयान मैं बहुत ज़्यादा अहम समझता हूँ जो बांग्लादेश के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके साथ जो मुलाकात में उन्होंने कहा कि
अब हमें इस खित्ते को लेके आगे बढ़ना होगा, हमें देखना होगा किसी नए प्लेटफॉर्म की तरफ। यानी वो इशारा कर रहे हैं कि हमें भारत को माइनस करके सार्क से अलावा हमें किसी नए प्लेटफॉर्म, नए फोरम की तरफ जो जाना होगा। ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि इस खित्ते में भी भारत का रोल जो है वो अब शायद उतना नहीं होगा। तो भारत के लिए यकीनी तौर पर यह तशवीशनाक बात है, मुश्किल सूरत हाल है उसके लिए, और उसको ये हजम नहीं होगा। और वो अपनी कोशिशें जो कि वो पहले भी करता रहता है, साजिशें और शरारतें, उसकी तरफ वो जरूर जाएगा। साजिशों और शरारतों की आपने बात की जुल्फकार राज साहब, ये भारत के वजीर खारिजा की जानिब से जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में सिफारती आदाब के खिलाफ पाकिस्तान का नाम बिगाड़ा गया, आपको नहीं लगता कि आलमी सतह पर तन्हाई की बौखलाहट का ये इजहार था, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब बीजेपी की भारत में ये ज़रूरत थी, उस ज़रूरत के तहत ये किया गया, वरना जाहिर है कि बीजेपी सर्वाइव ही नहीं कर सकती इंडिया के अंदर? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि भारत का तो दरीना ख्वाब रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये हुआ कि पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार इस तरह की एग्रेसिव डिप्लोमेसी की है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो इंडिया के एक उद्देदार कह रहे हैं, और तमाम वहाँ पे जो हालात पे नजर रखने वाले लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग, बोलने वाले लोग, सब के सब ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के साथ जंग हुई है इसको पाकिस्तान ने इंटरनेशनली बड़ा कैश करवाया, और पाकिस्तान इस क्राइसिस के अंदर से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकालने में कामयाब हुआ। वो हमारी डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त रही। हमने पूरी दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी का सिक्का जमाया, अपने प्रोफेशनलिज्म का जमाया, फोर्सेस का पूरी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान की फोर्सेस क्या है, और पाकिस्तान का इटसेल्फ पता चला कि पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है। तो इसका हमें जाहिर है बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और पहली दफा मैं देख रहा हूँ, और तारीख को अगर आप देखें एक तालिब इल्म के तौर पे, तो आपको नजर आएगा कि 3 बड़ी ताकतें दुनिया की, रशिया, चीन और अमेरिका, वो पाकिस्तान से बड़े बड़े तरीके से, तमीज से, डिप्लोमेटिकली और बड़े अच्छे अंदाज में बात भी कर रही है, और वो आपसे माशी रिलेशन भी बनाना चाहते हैं, वो आपसे स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी बनाना चाहते हैं। चीन के साथ ऑलरेडी आपके रिलेशन है, अमेरिका आपके साथ कारोबार करना चाहता है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखना चाहता है, उसको मज़ीद मजबूत करना चाहता है। अब पाकिस्तान का चूंकि अमेरिका के साथ जो रिलेशन माजी में रहा है वो थोड़ा सा शकूक शुबहात का शिकार रहा है, तो इसलिए ट्रंप जब भी बात करता है पाकिस्तान के हक में, तो हमें डर सा लगने लग जाता है कि अल्लाह खैर करे, ये ट्रंप साहब हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो इसके बदले में वो हमसे क्या मांगेंगे और हमें क्या देना पड़ेगा है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा माशी ढांचा चूंकि कमजोर है, हमारी जो हालत माजी के अंदर रही है, वो बड़ी ताकत जब आपसे बात करती है तो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं कि अब इसके बदले में वो बेलग्राम पे सपोर्ट मांगेगा, इसराइल तस्लीम करने की बात होगी, गजा के इशू पे हम शायद कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, या फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो सारी चीजों को देखते हुए, जिस एंगल पे, जिस लेवल पे वो लोग देखते हैं हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो पाकिस्तान को कामयाबी के साथ ये सारे मामले से बच बचा के निकालेंगे, और पाकिस्तान को माशी भी इसका फायदा होगा, डिप्लोमेटिकली भी फायदा होगा, और इंडिया बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया, और मोदी के उसने बर्बाद कर दिया इंडिया को, मोदी की इन पॉलिसियों ने, और वो सिर्फ हेट और नफरत बेच के अपनी सियासत कर रहा है। हालांकि ठीक है, लेकिन अब ये पॉलिसी उसकी जो है वो नाकाम होती दिखाई देती है। इम्तियाज फरहान साहब, सर खलीज में हम देख रहे हैं कि अमेरिका का असर नफूस जो है वो शेक हुआ है, पाकिस्तान से सऊदी अरब का मुआहदा इसी से जोड़ा जा रहा है। क्या ये मुआहदा जो है अमेरिका से ताल्लुकात में कोई रुकावट तो नहीं बन रहा होगा इम्तियाज फरहान साहब? क्योंकि बहुत सारे नाक़दीन ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है उनको इस मुआहदे से कुछ ना कुछ रंज ज़रूर पहुंचा है, लेकिन इस मीटिंग में तो कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं दिए। बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त थी दोनों तरफ से। ये आप ठीक कह रही हैं आसमा। देखें, बात ये कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है उसका जो रिएक्शन आया दुनिया भर से, जो अली अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल पॉजिटिव है, किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। सिर्फ ये कि अगर कुछ हिंदुस्तान ने कहा हो तो कहो। मैं नहीं समझता कि ट्रंप या अमेरिका इसको अपने अगेंस्ट या किसी और यूरोपीय कंट्री के अगेंस्ट समझ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि शायद सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो ये दिफाई माहिदा हुआ है उनकी भी बहुत सारी चीज़ें सर से बहुत सारा हल्का हुआ है, और जाहिर के रीजन में एक बड़ी एटमी ताकत
और दूसरा एक इकोनॉमी की जो पावर रखती है सऊदी अरब, उन दो ताकतों का मिलाप रीजन के अंदर वैसे ही पीस लाने का सबब बन सकता है। बहुत सारे मेंटल अप्रोच भी हो जाती है, फिर लोग एग्रेशन नहीं करते और आगे वो उसका रिजल्ट अभी आ रहा है। जैसे कि आज आपने कहा कि लंदन में जो बातचीत की है शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि जो हमारी गुफ्तगू हुई है तैयब अर्दवान और ट्रंप की सदारत में जो इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, उसमें जो फैसले हुए उसके मुताबिक गाजा के अंदर सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। अब हमास के बगैर होगी या हमास के साथ होगी, ये अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर हमास के बगैर होती है तो ये इस्लामी ममालिक का कोई क्रेडिट नहीं होगा। वो तो ऑलरेडी वो सब तैयार है कि जी हमास ले सारी इस पे हम अगले सेगमेंट में इम्तियाज फरहान से बात कर रहे हैं, इस पे डिटेल में बात करते हैं आपसे। और इसमें बस एक और बात है आसमा के, अब हमें इस कामयाब दौरे, कामयाब मुआहिदों और जंग की फतेह के साथ आगे बढ़ना होगा कि इकोनॉमिकली अब आवाम को क्या फायदा हो रहा है। अभी तक टू बी वेरी फ्रैंक हमें ये बात करनी चाहिए कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान की आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। नौशाद साहब से पूछ लेते हैं। नौशाद साहब, बहुत सारी चीजें। नौशाद साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी सिफारती कामयाबियों से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में कोई मदद ले सकता है, और ये जो मदद हम ले रहे होंगे मिल रही होगी, अभी तक जितनी सपोर्ट हमें यकीन दहानी कराई गई है उससे आवाम तक कोई फायदा कुछ पहुंच रहा होगा, आपको लगता है नौशाद साहब? देखिए सफारती ताल्लुकात जो है कौमों के दरमियान होते ही इस बुनियाद पर है कि एक दूसरे जो है ना वो ममालिक के साथ आप अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको सिक्योर करते हैं, अपने जो आपके जैसे कह लीजिए कि जो मुल्की कौमी तरजीहात हैं उसको सिक्योर करते हैं। मामला ये है कि इस वक्त जो अमेरिका के बारे में इतलात है, देखिए तेल के अंदर जो अमेरिकी कंपनियों की बात हो चुकी, मादनियात में खास तौर पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और मेरी इतलात तो कुछ ऐसी भी हैं यूएस से कि कुछ उन्हें मखसूस तरह के रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं वो कोई उनको दिखाए भी गए हैं कि जी ये हमारे पास मौजूद हैं, इस तरह की चीजें। तो मोस्ट प्रोबेबली मिनरल्स के अंदर जो यूएस का इंटरेस्ट है वो अल्टीमेटली आपको जैसे कह लीजिए कि ट्रांसलेट हो जाएगा। तेल के अंदर जितनी एक्सपेक्टेशन है, अगर उसमें से आप समझे कि 50% भी हो तो पाकिस्तान के ये जितना भी 138 अरब डॉलर का कर्ज है ये पाकिस्तान के लिए कोई मायने नहीं रखता अगर ये उसको ट्रांसलेट करने में कामयाब हो जाएं। दूसरी बात यह है कि देखिए ये जितने भी जब हम मुफादात के लिए दूसरे ममालिक के पास जाते हैं तो पाकिस्तान का इस वक्त जो प्रायोरिटी एरिया है वो ये है कि पाकिस्तान अपनी मईशत के लिए काम करे, और मईशत की दुरुस्तगी के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके यहाँ बैरूनी सरमायाकारी आए, क्योंकि अगर आप $100 बिलियन जो है वो सिक्योर करने की पोजीशन में नहीं आते तो आपके लिए मुश्किलात रहेंगी। और अगर आप ये करने की पोजीशन में आ जाते हैं तो फिर उसका फायदा जो है वो आवाम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये नहीं हो सकता कि ये इस जो खास तौर पर ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं या ये जो अमूमन मईशत के लिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसकी तरफ जोर दिया जाता है। इसका मकसद ही ये होता है कि ये चूंकि मंसूबों में होते हैं, लगते हैं पैसे, ये कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं दे रहे या किसी जिस तरह हमने अदरवाइज पैसे $4 अरब लेके रखे हुए हैं अपने आप को बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। तो ये जो पैसा है ये अल्टीमेटली रोजगार भी फराहम करता है, आपकी मईशत को बेहतर करता है, और इसका इफेक्ट अल्टीमेटली आपकी जो आवाम है उस तक आना ही अल्टीमेटली इसका आवाम तक जो है असरात आ रहे होते हैं, बट जाहिर है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो नेतन्याहू ने जो पेशकश की है गाजा में अमन के हवाले से, क्या वो वाकईतन एक अच्छी पेशकश है या वो कोई चाल साबित हो सकती है, इसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू आज कहते पाए गए हैं कि वो हमास से डील करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमास यरगमालियों को रिहा कर दे तो वो उसे जाने के लिए महफूज रास्ता देने को तैयार हैं। नाज़रीन, इसराइल के लाडले मीडिया फॉक्स न्यूज़ को नेतन्याहू ने बताया कि अगर हमास ये जंग ख़त्म कर दे और तमाम यरगमालियों को रिहा करने पर आमादा हो तो हम उन्हें जाने देंगे। ये सब एक बड़े मनसूबे का हिस्सा है जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। नाज़रीन, ये सब उस वक्त सामने आ रहा है जब चंद घंटों बाद
नेतन्याहू और ट्रंप में मुलाकात होने वाली है। ये वही नेतन्याहू हैं जो इससे कबल हमास के मुकम्मल खात्मे को ही जंगबंदी का वाहिद हल करार देते रहे हैं, ताहम अब उनका लहजा हैरत अंगेज तौर पर बदल चुका है, बल्कि ज़्यादा दुरुस्त इसे यू टर्न कहना होगा। लेकिन क्या इस यू टर्न पर हमास का रद्द-ए-अमल वही होगा जो नेतन्याहू चाहते हैं, और क्या इन शराइत पर जंगबंदी मुमकिन है? अली फुरकान साहब, क्या नेतन्याहू की जो पेशकश है ये कोई चाल है? क्योंकि कल तक वो हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करना चाहते थे और आज वो पेशकश कर रहे हैं कि जी हम आपको महफूज रास्ता देने के लिए तैयार हैं, बस कुछ शर्तें हैं छोटी छोटी, वो मान लीजिए हमारी। एक तो ये कि नेतन्याहू की ये पेशकश पहली दफ़ा नहीं है, ये इससे पहले भी ये वो ऑफ़र कर चुके हैं कि हमास को जो है वो रास्ता देते हैं, सेफ पैसेज देते हैं, वो यहाँ से चले जाएं। लेकिन आप ये देखिए कि नेतन्याहू की नीयत के ऊपर कैसे यकीन किया जा सकता है कि वो दोहा में हमास के उन लोगों के ऊपर हमला करते हैं जो कि मज़ाकरात के लिए बैठने के लिए इकट्ठे होते हैं, और वो भी अमेरिका की तजावीज़ के ऊपर गौर करने के लिए बैठे होते हैं, और वहाँ पर एक तीसरे मुल्क में हमला करते हैं। तो कैसे उनकी इस जो है वो पेशकश के ऊपर एतमाद किया जा सकता है? एक तो बहुत बड़ा सवाल ये अपनी जगह मौजूद रहेगा, लेकिन हमास इसके ऊपर अपना जो है वो जवाब पहले दे चुका है। लेटर जो लिखा गया था वो ये कह चुके हैं इसके ऊपर कि हमास अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत छोड़ने को तैयार है गजा में, लेकिन वो गजा छोड़ने को तैयार नहीं है, और उसके लिए भी वो उन्होंने कुछ जो शराइत, जंगबंदी की शराइत जो है वो उसके साथ मशरूत किया है। तो नेतन्याहू को अगर वाक़तन वो संजीदा हैं तो पहले जंगबंदी की तरफ जो है वो जाना चाहिए, जिसके लिए हमास जो है वो आमादा है और वो चाहते हैं कि उसकी तरफ जाए। लेकिन इससे भी एक और बड़ा सवाल है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये तो यकीनन कर रहे हैं खुशगुमानी कि वो किसी अमन माहिदे की तरफ पहुंच जाएंगे, लेकिन आप ये याद रखिए कि इससे पहले भी एक जो है वो सीज़ फायर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस की थी, और उसकी 18 मार्च को फिर खिलाफ वर्जी की नेतन्याहू ने। तो आज तक उससे सवाल नहीं किया, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना किसी और ने, कि वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी क्यों की गई और उसका जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया गया नेतन्याहू को। तो इसलिए बहुत सारे सवालात अब भी अपनी जगह मौजूद हैं। हमास का मेरे ख्याल में ये मुतालबा कि वो वहाँ से चले जाएं, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, ना ही फ़लस्तीनियों को और ना ही हमास को। अलबत्ता ये चीज़ हमास इसके ऊपर आमादा है कि वो हुकूमत छोड़ने को तैयार है, वो एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ने को तैयार है, लेकिन आप उन्हें वहाँ से अपने इलाके से निकाल नहीं सकते। सही हो गया। नशाद साहब, सर इजरायली वज़ीर आज़म का अब भी यही कहना है कि गजा इजरायली फ़ौज ही के कब्ज़े में रहेगा। आपको लगता है कि इस शर्त के बाद हमास की तरफ से कोई उम्मीद रखी जाए कि वो ये बात मान सकती है, या बाकी शराइत जिस तरह से अली फुरकान साहब कह रहे थे वो मानी जा सकती हैं? देखिए, फिल वक्त तक तो की जो इतलात है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमास उन टर्म्स की बात करेगा जो इस वक्त नेतन्याहू कर रहे हैं। ये अली फुरकान साहब ने दुरुस्त कहा कि जो वो अगर फर्ज कीजिएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ भी देते हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि हम यहाँ से चले जाएंगे, जबकि जो नेतन्याहू असल में जो प्लान नेतन्याहू के जहन में है उसमें और जो ट्रंप साहब के जहन में है उसमें एक बड़ा मेजर डिफरेंस है, और वो ये है कि नेतन्याहू ये समझते हैं कि ये जब जंगबंदी हो जाएगी उसके बाद गजा का कंट्रोल जो है वो इसराइल के पास होगा, जबकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं खबर की बात नहीं कह रहा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद ट्रंप साहब ये समझते हैं कि ये जो मुस्लिम ममालिक से उन्होंने मीटिंग की थी, मुलाकात की थी, उसके बाद उनके ख्याल में ये था कि यहाँ से इसराइली जो अफवाज हैं उनका इनखला होगा, और इनखला की सूरत में यहाँ पर जो अरब ममालिक हैं वो अपनी फोर्सेस यहाँ पे पीस फोर्सेस भेजेंगे जो इसका गजा का कंट्रोल संभालेंगी। एश्योरिटी उन्होंने ये देनी है कि उसमें कोई चीज इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब ये जो एक बड़ा मेजर डिफरेंस है जिसपे आज मुलाकात जब होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की और नेतन्याहू की, तो उसमें शायद हो सकता है कि ट्रंप उनको मनाने में कामयाब हो जाएं। जो अरब ममालिक जिसके बारे में कल उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो कोई बड़ा शानदार कोई काम करने जा रहे हैं, इम्कान है कि वो हो जाए। लेकिन इस सारे केस के अंदर जो हमास का रोल है, हमास का किरदार है, वो बड़ा अहम है। देखिए, कतर जो है वो हमास से कुछ चीजों के ऊपर उनको मनवा सकता है, कुछ बातों को, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमास अपनी एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट चली जाए। तो अगर वो एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट चली गई तो फिर जो है वो अल्टीमेटली ये नहीं होगा। ये अगर फर्ज कीजिए इनको सेफ पैसेज दे देते, ये किसी भी मुल्क जाएंगे, इसराइल ने जो रवैया और जो तरीका दिखाया है दुनिया को उससे वाजे होता है, जो माजी से देखें, कि वो इनको किसी दूसरे मुल्क पे भी निशाना बना लेंगे और इस जो हमास के बचे कुचे लोग हैं इनको खत्म कर देंगे। इसलिए हमास भी जानती है कि जब तक यरगमाली उनके पास हैं तब तक ही जो मामला तय कर सकते हैं वो कर सकते हैं, चाहे 64,000 शोहदा वहां मौजूद हैं, उनकी कुर्बानियां दी गई हैं और बहुत बेइंतहा लोग जो है, बच्चे जो है वो जो है जख्मी है, सारा कुछ है,
लेकिन आज दुनिया को उन्होंने इस लेवल पे सेंसिटाइज जरूर कर दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे के, कि आज उसके उसके अंदर अलग रियासत या फलस्तीन की बात हो रही है। तो फलस्तीनी या ठीक हो गया। अरब ममालिक इम्तियाज ऐसी फरहान चीज साहब। के ऊपर अग्री नहीं कर सकते जिसमें फलस्तीनी रियासत का कयाम शामिल ना हो। ठीक है नौशाद साहब। इम्तियाज साहब, नेतन्याहू की हुकूमत की जब हम बात करते हैं, खुद तो वो इंतहा पसंद हैं ही हैं, खुद तो वो जालिम हैं, जाबिर हैं, सफाक हैं, जिस तरह से उन्होंने फ़लस्तीनियों का खून बहाया है, जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने बर्बरियत का मुजाहरा किया है। लेकिन उनकी हुकूमत जो है वो इत्तेहादी जो है उनकी हुकूमत के, अब वो बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद यहूदियों पर, ज़ाहिर है वो सारी जमातें मुश्तमिल हैं जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं। आपको लगता है कि ऐसी एक एक्सट्रीमिस्ट जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी मौजूदगी में अमन की तरफ बढ़ना नेतन्याहू के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, उनकी कुर्सी गिरा सकता है, एक रिस्क हो सकता है? क्योंकि ये बात जो है ये इजराइल की जानिब से भी बहुत सारे जो नाकिदीन हैं वो हमें करते हुए दिखाई देते हैं, और ओवरऑल भी इसके ऊपर पूरी दुनिया में बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ख़तरा मोल ले रहे हैं ये बात करके नेतन्याहू। देखिए आसफा, जब तक उसको थ्रेट नहीं होगी नेतन्याहू या इंतहा पसंद यहूदियों को, जब तक कोई मामला हल होता हुआ नजर नहीं आएगा। आप पूरी दुनिया में देख लें, ईरान ने जब काउंटर अटैक किया और सक्सेसफुल अटैक्स किए, तो उसके बाद अमेरिका को बीच में आना पड़ा। उसके बाद ये कहा गया कि जनाब वन साइडेड ट्रंप ने जो है अनाउंसमेंट की है जंगबंदी, लेकिन नेतन्याहू या उनके इत्तेहादियों ने उसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया बाद में। इट मीन्स कि उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ट्रंप ने ये एक्टिविटी की थी। तो उसके लिए जो अभी नौशाद साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे अरब लीग जो है या हमारी अरब अमन फोर्स है, उनको इस मामले में बहुत अहम पार्ट प्ले करना पड़ेगा। और ये जो फोक्स को जो इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसी ही आसमा है कि जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी होता है, दूसरे ममालिक में भी होता है। किसी मीटिंग से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, न्यूज कॉन्फ्रेंस होती है। जैसे आज शहबाज शरीफ साहब ने भी न्यूज कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा जी गाजा में अमन होता नजर आ रहा है। तो उसका समझ लें एजेंडे की अनाउंसमेंट है एक इंटरव्यू के जरिए, जिसमें उन्होंने अपनी शराइत बताई है। और उसके बाद जो नौशाद साहब एक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि ट्रंप उनको मनाने में या डिक्टेट कराने में कामयाब हो जाएंगे कि अगर इसके बाद अगर कोई मामला हाथ से निकलता है तो फिर मैं बीच में नहीं आऊंगा, अगर मैं इस वक्त बीच में हूं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। और हमास को सेफ पैसेज देने का मतलब वो पेशकश नहीं है, वो शराइत भी नहीं है, बल्कि वो तो ब्लैकमेलिंग है। अगर वो चले जाते हैं यहाँ से तो दुनिया भर में कहां पर वो महफूज रहेंगे? कहीं भी दुनिया में महफूज नहीं रहेंगे। और एक और बात खास ये है कि नेतन्याहू जब भी एड्रेस करते हैं, फलस्तीन स्टेट से क्यों नहीं करते, वो हमास से करते हैं। इट मींस कि वो पूरी दुनिया को ये बात बार बार बावर कराते हैं कि हमास एक टेरर तंजीम है। और जब तक वो जो है वहां से अपना हथियार नहीं फेंकेगी, वो विड्रा नहीं होंगे वहां से, जब तक अमन कायम नहीं हो सकता। तो इस बात को भी हमें वॉश करना चाहिए कि फलस्तीन, गाजा के जो मुसलमान हैं, गाजा की जो बात, एक जमाने में तो वो यहूदी भी रहा करते थे। देखें ना, जो बहुत अल-फतेह के जो सरबराह थे, यासिर अरफात, उनकी अहलिया कौन थी? वो सब बैतुल अलम में या जहां भी रहते थे, तो गाजा के अंदर भी एक बड़ी तादाद यहूदियों की रहा करती थी। तो हमें ये तमाम चीजें, डिप्लोमेसी को भी एक्टिव करना चाहिए। उसमें अगर फलस्तीन या अरब ममालिक कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान और ईरान को और टर्की को खासतौर पर, तीन ममालिक को एक डिप्लोमेसी का भी आगाज करना चाहिए। और ये डिप्लोमेसी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि नेतन्याहू की तरफ से, उनकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से कहीं ना कहीं हमास जो है उसको दहशतगर्द तंजीम जो है वो बहुत सारी जगहों पर साबित किया भी गया है। हालांकि वी ऑल नो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें मजीद डिप्लोमेसी की जरूरत है। जुल्फकार राहत साहब, आपको लगता है कि अगर मजबूत डिप्लोमेसी हो, जिस तरह से इम्तियाज फरहान साहब फरमा रहे थे, तो क्या इजराइल गाजा से इनखला करने पर आमादा हो सकता है? और सर अगर ऐसा हो जाता है तो गाजा में अमन की जामिन अरब इस्लामी फोर्स की मौजूदगी की तैनाती के खद्दोखाल फिर क्या होंगे, और ये कितने अरसे के लिए होगी, इसकी कमान किसके पास होगी? सर बहुत सारे सवाल फिर इससे खड़े हो जाते हैं ना। मैं तो इसको नेतन्याहू की जो पेशकश है इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये उसकी एक बड़ी सियासी चाल है और इंसानी हमदर्दी पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि इजराइल जो है वो एक मुतशद्दिद मुल्क नहीं है, बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे वो कुछ डिसीजन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसकी आड़ में वो हमास को मैदान से बाहर करना चाहता है और उसकी जो असली स्ट्रेंथ है उसको खत्म करना चाहता है। यानी बाकी तो उसको जाहिर है किसी से खतरा नहीं, वहां पे जो फलस्तीन अथॉरिटी है वो ऑलरेडी उनकी बगल रखता है। तो हमास एक ऐसी ताकत है जिससे वो डरता है। तो बुनियादी तौर पे
पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाह रहा है और इसके साथ साथ हमास को झुकाना चाह रहा है, हमास अपनी शराइत के ऊपर लाना चाह रहा है और अंदरूनी तौर पे भी एक उसके ऊपर दबाव है, नेतन्याहू के ऊपर उसके मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा दबाव है और वो अपनी सियासत भी बचाने की कोशिश कर रहा है। तो लिहाजा ये फलस्तीन के लिए ये पेशकश जो है ना, ये दो धारी तलवार के तरह इसको मैं समझता हूँ कि अगर हमास मान जाती है तो इसराइल अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा और अगर हमास नहीं मानती इनकार कर तो देती पूरी है। दुनिया को इसराइल मैसेज देगा, पूरी दुनिया को देखे कि ये तो मज़ामत की वजह से लड़ाई है और ये मज़ामत कर रहे हैं। और हालांकि बुनियादी तौर पे समझने की जरूरत है कि इसराइल का वहाँ पे स्टेट क्या है और फलस्तीन के स्टेट क्या है और फलस्तीन के वजूद को तस्लीम करना, यही वो बुनियादी चीज है। और मस्जिद अक़सा का जो मसला, जो पूरी मुस्लिम उम्मा का इशू है, उसकी हुर्मत का मामला है। लेकिन जुल्फ़िकार साहब, आप ये नहीं समझते कि क्योंकि अब बहुत सारे ममालिक ये चीज़ समझ चुके हैं, जिस तरह से आपने कहा कि उनकी नज़र में ये उसको दहशतगर्द तंजीम साबित करना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि जी ये लोग मुज़ाकरात नहीं करते हैं, हमने तो ऑफ़र कर दिया। लेकिन आप नहीं समझते कि जो बहुत सारे ममालिक ने फ़लस्तीन को कबूल किया है, उसके बाद से प्रेशर आया है नेतन्याहू के ऊपर और ये जो मुलाकात हुई है इस्लामी ममालिक के कुछ सरबराहान की ट्रंप के साथ, उसके बाद दबाव आया तो दुनिया को दिखाने के लिए एक पेशकश कर दी गई नेतन्याहू की तरफ से। जुल्फ़िकार साहब, आसमा ये जिन ममालिक ने तस्लीम किया है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि इंग्लैंड के दौरे के ऊपर ट्रंप थे तो इंग्लैंड उसी दिन ही या उससे अगले दिन फलस्तीन को तस्लीम कर लेता है। तो मैं इसमें ये नहीं समझता कि मुसलमानों के रोमांस या फलस्तीन के हक के लिए इंग्लैंड खड़ा हो गया। ये 150 ममालिक जो तस्लीम किया है वो बेसिकली इसराइल के तस्लीम करने का रास्ता हमवार कर रहे हैं। वो फलस्तीन ठीक हो गया सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया। इम्तियाज फारान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फ़िकार राहत साहब, अली फुरकान साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब हमें ज्वाइन किए हुए थे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं फिर दोबारा आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।